हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा चल रहा है वो है मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे हर्यक वंश के बारे में। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हर्यक वंश यानी बिंबिसार से लेकर अशोक तक जो भी राजा है उसका जो मेन काम है वो साम्राज्य का विस्तार करना। और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हम 3-4 टेक्निक भी पता किए कि इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है। तो आप कम से कम वो वाला तो आपको देख ही लेना चाहिए, ताकि आपको जो पूरा बात है, जो उसका जो साइकोलॉजी है राजा का, वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हम हर्यक वंश के बारे में हम बात कर चुके हैं। हर्यक वंश में हम ये भी पढ़े कि उन्होंने अंग को क्या किया, जीता, जो चंपा राजधानी थी भागलपुर और मुंगेर के आसपास, है ना। उसके बाद हम ये भी पढ़े कि उन्होंने 3 शादियाँ भी किया है ना। पहला कौशल से, महाकोसला देवी से, दूसरा लिच्छवी में किया है ना, चेटक की जो पुत्री है चेलना, उससे, और तीसरा है वो पंजाब में किया है। पंजाब को उस समय मद्र बोलते थे, है ना, वहाँ, और 6 माह से, ताकि वो जो अवंती पर है उस पर वो नज़र रखा जा सके, है ना। क्योंकि अवंती जो है उस समय का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है शासक, जो महाजनपद में से एक वो भी था। आज हम बात करेंगे वो है अजातशत्रु के बारे में, कि बिंबिसार का जो बेटा है वो क्या है, बिंबिसार के बाद राजा बनता है। और को पता है कि जो भी हर्यक वंश है उसको हम बोलते थे पितृहंता वंश, यानी पिता की हत्या करके क्या बनता है, राजा बनता है। यानी जो भी राजा बनता है उसके बाद सब अपने अपने पिता की हत्या करके बनता है। इसलिए इस जो वंश है हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। क्लियर है? इतना बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वो है अजातशत्रु की, हर्यक वंश में ही है, हर्यक वंश, हर्यक वंश में ही है। दूसरा जो राजा है वो है अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन है? ऑब्वियसली बात है, बिंबिसार का बेटा है, बिंबिसार का बेटा है। और बिंबिसार का बेटा का मतलब ये हो कि बिंबिसार को मार कर ही क्या बना है, ये राजा बना है अजातशत्रु। एक तो ये है। अब इन्होंने क्या क्या काम किया है हम इसके बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात किए थे कि जब इन्होंने बिंबिसार का मृत्यु किया, जब हत्या किया है, तो उसको सबसे पहले जो काशी है, जो कौशल जो नरेश है ना, वो काशी जो बिंबिसार को दहेज में मिला था, है ना, जब महाकोसला देवी से शादी किया था, उसके बाद वो जो काशी है वो फिर से ले लिया है ना। यहाँ तक आपको बातें हम कर चुके हैं। यहाँ पे तीसरा स्टेप हम वहीं से शुरू करते हैं कि ये जो काशी है, काशी को जीतने के लिए इन्होंने क्या किया है, कि हम पहले भी बात किए हैं कि काशी जो है, महाकोसला देवी कौन है, वो प्रसेनजीत की बहन है। प्रसेनजीत बहुत स्ट्रॉन्ग राजा है कौशल साम्राज्य का, इसलिए प्रसेनजीत के नाम से ही बोला जाता है। वो है प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन कौन है, महाकोसला देवी। और महाकोसला देवी अजातशत्रु का कौन हुआ, सौतेली माँ। नहीं, आपको ये बात समझ में आया, क्योंकि जो बिंबिसार है उन्होंने 3 शादियाँ किया था, है ना। और अजातशत्रु जिसका है वो था चेलना का बेटा है ना। ये बात है, जो वैशाली में जो चेटक उसका नाना जी हुए। तो महाकोसला देवी ये जो है एक है प्रसेनजीत की बहन है, और जो अजातशत्रु है उसका क्या है, सौतेली माँ है। अब इनको काशी जीतना है। अब काशी जीतने के लिए अजातशत्रु ने क्या करता है, प्रसेनजीत की बेटी से शादी कर लेता है। सेम टेक्निक, यानी प्रसेनजीत की जो बेटी है उस पर क्या करता है, वो शादी कर लेता है। और शादी करके उसको फिर से दहेज में क्या मिलता है, वो मिलता है काशी। आप समझ रहे हैं, जीतने का ये भी टेक्निक था कि हमें शादी करके क्या मिले, दहेज में मिल जाए साम्राज्य। एक तो ये था पहला चीज, तो ये काशी यहाँ से फिर से जीत चुका है। दूसरा स्टेप इन्होंने क्या किया है, आराम आराम से एक एक करके समझते जाना है।
दूसरा हमला ये माना जाता है वो है अपना वैशाली में किया। वैशाली का मतलब क्या था? वज्र संघ, वज्र है ना, वज्र संघ। और वज्र संघ में 8 जनपद था। ये सब हम इतना बार बोल चुके हैं कि आपके तो दिमाग में ये सब चीज़ें छप गया होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? लिच्छवी, है ना। और लिच्छवी के यहाँ भी जो चेटक है उसकी जो पुत्री है चेलना से शादी किया था बिंबिसार, है ना, बिंबिसार। और इसी का जो बेटा है चेलना का ही बिंबिसार है। तो वैशाली पर इन्होंने क्या किया है? हमला किया है, हमला किया। यहाँ पर आप समझते जाइएगा, ध्यान ये रखिए कि जब ये काशी को जीता, काशी को कैसे जीता? दहेज में मिला। अजातशत्रु के बारे में हम बात करें। उसके बाद ये जो कौशल के राजा है, कौन सा? प्रसेनजीत, इसको भी ये कौशल, पूरे कौशल को जीतने की कोशिश करने लगा। अब समझ रहे हैं कि पूरा कौशल ही हमें मिल जाए, अजातशत्रु। और इसके लिए इस दोनों में विवाद भी हुआ, और ये विवाद हुआ, झगड़ा भी हुआ, और कौशल जीत भी गया, है ना। ये स्टेप है। लेकिन हम ये जो लिच्छवी जो वैशाली है, वैशाली पर हमला किया, और हमला इससे डायरेक्ट नहीं किया, ये हमला किया है कि ये जो वज्र जो संघ है, क्योंकि 8 जनपद है, 8 जो जनपद, 8 डिस्ट्रिक्ट में आपस में इस सबको लड़ा दिया। आप समझ रहे हैं? फूट डालो राज करो। ये सब आपस में 8 जनपद जो है वो आपस में टकराने लगे, क्योंकि 8 जनपद मिल के ही वज्र संघ बनता है। और ये आपस में जब मिले, जब ये आपस में लड़ के कमज़ोर हो गए, तो क्या हुआ कि फिर ये हमला किया। और हमला करके क्या बोला, और हमला का लॉजिक क्या दिया? क्योंकि इसका ननिहाल है ना, नानिहाल। ये हमला इसलिए ये लॉजिक दिया कि ये जो वैशाली है, ये कौशल जो राज्य है उसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इस समय कौशल से भी जो है विवाद बढ़ा हुआ था, है ना। और उसके चक्कर में इन्होंने हमला किया और फिर वैशाली को जीत लिया। वैशाली बोले या वज्र संघ बोले, आप समझ रहे हैं? वैशाली को जीत लिया। और जब आपको पता है कि वैशाली को भी जीता, कौशल को भी जीता, और कौशल से जब वो रिटर्निंग में आ रहा था तो लगे हाथ मल को भी जीत लिया। मल, आप समझ रहे कि अगर आप उत्तर में चले गए तो ये है वैशाली, ये है मल, और ये है कुशीनगर। तो ये लगे हाथ ये सबको जीत लिया। नहीं, ये बात आपको क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये चीज़ें तो क्या क्या जीत लिया आपको पता है कि अगर हम बात करें कि अगर हम टोटल जोड़ें कि अजातशत्रु ने किसको किसको अपने राज्य में मिलाया है, ये सवाल आता है। तो पहला तो था काशी, दूसरा है कौशल, है ना, मल और वैशाली, सॉरी हाँ वैशाली, या अगर सवाल पूछे तब वज्र संघ। इसको किसने मिलाया? इसने अजातशत्रु ने किस में मिला लिया? मगध में मिला लिया। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से आपको समझते जाना है। अगर हम बात करें तो जो बौद्ध है, जो अजातशत्रु किस चीज़ को मानता था? तो अजातशत्रु मानता है शुरू में जैन धर्म को, और उसके बाद ये मानता है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को मानता है। हम आप देखते भी हैं कि वैशाली में इन्होंने बौद्ध का प्रथम संगति करवाया है ना, बौद्ध संगति वो अजातशत्रु ही कराया था, है ना। और ये भी है बौद्ध के समकालीन, ये भी माना जाता है ना। तो ये भी सवाल आपको ऑप्शन में आ सकता है कि जो बौद्ध के समकालीन कौन कौन लोग हैं। एक तो बिंबिसार थे, एक अजातशत्रु, दूसरा प्रसेनजीत, है ना। तो ये सब जो लोग हैं ये माने जाते हैं। क्लियर है? ये है ना। तो बौद्ध फर्स्ट बौद्ध संगति कराया था। तो ये पूरा कहानी है वो है अजातशत्रु की।
लेकिन यहाँ पे हम एक बातें जो है वो करना भूल गए हैं बिम्बसार में, है ना। वो बातें आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं और आपको जानना ज़रूरी भी है। हम क्या बात किए थे? हम बात किए थे कि पंजाब में एक शादी किया वो है 6 माह से, और 6 माह से शादी इसलिए किया ताकि वो चाहता था कि हम अवंती से जो है वो क्या करें, जीते, यानी यह अवंती पर नज़र रखें। नज़र रखने का मतलब ये होता है कि जब हमें मौका मिलेगा वो क्या करेंगे, हमला कर देंगे, है ना। तो बिम्बिसार ने क्या किया है कि अवंती के लिए उन्होंने शादी कर लिया, किससे? 6 माह से। और उन्होंने अवंती पर हमला भी किया है, अवंती से युद्ध भी हुआ है ना। और उस समय अवंती का जो राजा है वो है चंद्रप्रद्योत अवंती का राजा। लेकिन जब युद्ध हुआ और जब दो आदमी टकरा रहा है, दो स्ट्रॉन्ग पावर टकरा रहा है, तो युद्ध लंबा चलता है ना। और जब टकराता है फिर दोनों को ये बात समझ में आ गया कि कोई भी जीत सकता है, अवंती भी जीत सकता है, मगध भी जीत सकता है, हर्यक वंश भी जीत सकता है। तो इन्होंने एक शांति जो है ना, शांति सहयोग वार्ता जारी कर दिया कि मतलब बैठ के ही हम बात कर लेते हैं। यानी बेसिकली ये क्या हुआ, युद्ध को रुकवा दिया गया, जो झगड़ा है रुकवा दिया। फिर दोनों में क्या हो गया है, दोनों में दोस्ती हो गया। और दोस्ती किस टाइप का, कि जब दोनों को समझ में आएगा कि अभी दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम आगे समय देख लेते हैं कि जब भी ये दोनों में से कोई कमज़ोर होगा हम हमला कर देंगे, है ना। ये चीज़ें तो चंद्रप्रद्योत से क्या हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, किसकी? बिम्बिसार की। और ऐसा माना जाता है कि इसके दरबार में जो है एक रहता था वैद्य, जिसका नाम है जीवक। किसके दरबार में? बिम्बिसार के दरबार में। और उस समय जो है चंद्रप्रद्योत को एक समय क्या हुआ था, तो ये जो चंद्रप्रद्योत है यानी अवंती का जो राजा है, इसको हुआ था जॉन्डिस। जॉन्डिस समझते हैं ना, पीला उला सब चीज़ हो जाता है ना, जिसको पीलिया बोलते हैं, पूरा शरीर पीला हो जाता है। तो उसके इलाज के लिए जीवक को भेजा था, कहाँ? अवंती, है ना। ये है। दूसरा है कि ये दो काम किया है कि आपको पता है कि इसी समय जो है, क्योंकि बौद्ध के समकालीन है, कि बौद्ध का भी तबीयत खराब होता था तो ये जीवक ही देखता था। तब बुद्ध को भी, यानी बुद्ध का इलाज बेसिकली है, बुद्ध और चंद्रप्रद्योत का जो डॉक्टरी का उस समय काम किया वो जीवक ने किया है। ये सवाल खूब पूछता है, ये तीनों बात। एक है बिम्बिसार, जीवक है किसके दरबार में रहता था, तो ये है था क्या, ये राजवैद्य है ना। और कहाँ भेजा था इसको? चंद्रप्रद्योत कहाँ का राजा है? अवंती का राजा है ना। और दूसरा है बुद्ध के इलाज भी यही करता था। क्लियर है ना। तो ये तो हम बात करेंगे बिम्बिसार का, क्योंकि ये कल ही बात हमको करना चाहिए था, लेकिन वो दिमाग से स्लिप कर गया था। और ये बात हम अजातशत्रु के बारे में भी हम कर चुके हैं। तो हर्यक वंश में जो तीसरा महत्वपूर्ण राजा बनता है उसका नाम है उदयन। क्योंकि उदयन यह भी पितृहंता वंश है, तो ये भी अपने पिता की हत्या, पिता का मतलब है कि अजातशत्रु की हत्या करके ये भी राजा बना है ना। यानी पिता की हत्या, यानी इसका बाप कौन है? अजातशत्रु। जैसो का तैसा, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, है ना। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो जो किया है वो किया है कि जो कैपिटल ये चेंज किया है, कैपिटल को चेंज किया है। और कैपिटल चेंज का मतलब है कि पहले कैपिटल कहाँ था? राजगीर। उसके बाद चेंज करके कहाँ किया? पटना, यानी आप बोल सकते हैं पाटलिपुत्रा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि राजधानी या पाटलिपुत्रा शहर जो है वो किसने बसाया है? तो उदयन ने। और राजधानी किसने बनाया है? मगध का चेंज किया है तो उदयन ने किया है। सबसे ज़्यादा सवाल जो है यहाँ से यही बनता है। क्लियर है। और आपको पता है कि पटना 3 नदियों के संगम पर है, क्योंकि आगे से गंगा निकलती है, फिर ये सोन है, ये पुनपुन है और ये गंडक है ना। इसके बीच में है पटना। ये बात हम मगध के उत्कर्ष में ही पढ़ लिए हैं कि उसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है ना।
ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़े। उज्जैन के बारे में जनरली आपको ये पता और होना चाहिए कि ये कौन सा धर्म को मानता है। ये मानता है जैन धर्म, है ना। तो ये भी सवाल पूछता है कि कौन सा राजा कौन सा धर्म मानता है ना। क्लियर, ये चीज़ है। और इसका जो अंतिम राजा है जो हर्यक वंश का, वो है नागदशक। और नागदशक की हत्या कौन कर देता है? वो है शिशुनाग। शिशुनाग, है ना। यानी हर्यक वंश का जो अंतिम राजा है वो है नागदशक, और उसकी हत्या कर देता शिशुनाग। और शिशुनाग कौन है? जो हर्यक वंश में ही सेनापति था, है ना। यानी जो सेना को मैनेज करने वाला, आगे बढ़ के युद्ध करने वाला, डायरेक्शन देने वाला, वही था। यानी जो है इसका सेनापति है। वही बात है कि राजा कमज़ोर होता है, दूसरा आदमी हमला कर देता है ना। ये चीज़ है। तो नागदशक, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और एक नया वंश निकल के आया, वो है शिशुनाग वंश। क्लियर। तो हम अब पढ़ेंगे वो है शिशुनाग वंश। यानी हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। और हर्यक वंश में 3 राजा के बारे में पढ़े। बिंबिसार बौद्ध धर्म मानता था, अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को मानता था, है ना। शिशुनाग वंश, क्योंकि इन्होंने ही नागदशक को मारा था, हर्यक वंश को समाप्त किया था। और एक दूसरा वंश आया मगध में ही, वो है शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का मतलब है कि पूछेगा कि इसका संस्थापक कौन है, तो संस्थापक वही है, शिशुनाग ही है ना। एक तो पहला सवाल तो यही है, ये है शिशुनाग। और शिशुनाग ने क्या किया है कि ये जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो कैपिटल पटना से वैशाली कर दिया है। यानी थोड़े समय के लिए अगर पूछेगा कि जो है राजधानी जो है मगध का, वो पटना से कौन चेंज किया है, राजगीर से पटना कौन लाया, उज्जैन, है ना। और पटना से वैशाली कौन गया, तो वो है शिशुनाग, है ना। ये भी क्या है कि ये अच्छा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको कौन जीता है। इन्होंने जो क्षेत्र जीता है वो है अवंती एंड वत्स। क्योंकि आपको पता है कि 4 स्ट्रॉन्ग सत्ता थी, कौन कौन? कौशल, अवंती, वत्स और मगध, है ना। तो कौशल को कौन ने जीता है? वो जीता है किसने? अजातशत्रु ने। और यहाँ 2 है, अवंती और वत्स को जीता है शिशुनाग ने। तो ये बहुत फेमस सवाल हो जाता है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि इसी में बाकी जो 16 था उसी 4 में समटा गया है। तो ये चीज़ें है ना। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद जो है शिशुनाग का जो बेटा राजा बनता है उसका नाम है कालाशोक। जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम उसी को टच कर रहे हैं, ध्यान नहीं रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हमें सभी चीज़ें पढ़ना है जिससे सवाल बनता है। तो शिशुनाग का बेटा कौन है? कालाशोक बना है, ये बेटा है। और ये सबसे पहला काम यही किया कि वैशाली से जो राजधानी कन्वर्ट किया था, इसको सबसे पहला चीज़ तो है कि ये पटना किया। एक ये। और अगर सवाल पूछे तो ये इसका जो है वो है बौद्ध संगति किया है, सेकेंड बौद्ध संगति। आपको पता है कि सेकेंड बौद्ध संगति किसने किया है? कालाशोक ने। और कहाँ किया है? वैशाली में किया है। पहला बौद्ध संगति किसने किया है? अजातशत्रु ने। कहाँ किया था? कहाँ किया है? राजगीर में किया है। और जो दूसरा बौद्ध संगति है वो किसने किया है? कालाशोक ने। क्योंकि किया इसलिए, और इसमें इंक्लूड है कि ये बौद्ध धर्म को भी मानता है ना। तो इसलिए आपको अलग से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, है ना।
जो अंतिम शासक है वो है नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को कौन मारा है, क्योंकि अंतिम है तो कोई न कोई चेंज किया ही है ना। तो इसकी मृत्यु किया है महापद्मनंद। महापद्मनंद वो सेम वही बात है कि इसका सेनापति है ना, यानी राजा कमज़ोर होता है तो क्या होता है, दूसरे लोग हमला करता है, सेम वही बात है ना। तो महापद्मनंद यानी नंद वंश की स्थापना हो जाती है शिशुनाग वंश के बाद। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश में 3 राजा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। लास्ट राजा था नागदशक, उसके बाद उसकी हत्या कर देता है शिशुनाग। और शिशुनाग में 2, शिशुनाग और कालाशोक महत्वपूर्ण है ना। लास्ट जो है वो क्या है, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को किसने मार दिया है, महापद्मनंद ने। और उसने शुरुआत किया है नंद वंश का शासन है ना। तो अब हम पढ़ेंगे वो है नंद वंश। शिशुनाग वंश के हटा देते हैं। अब कौन सा वंश है, वो है नंद वंश। नंद वंश। और नंद वंश का जो संस्थापक है, यानी नंद वंश को किसने स्थापित किया है, वो है महापद्मनंद है ना। महापद्मनंद ये बहुत शक्तिशाली है, यानी नंद वंश जो है सबसे शक्तिशाली इसी को माना जाता है। अगर सबसे शक्तिशाली इस समय जो वंश था वो यही था। और इनको माना जाता था एकराट। ये सवाल भी पूछेगा कि एकराट का क्या मतलब। एकराट का बेसिकली मतलब यही से आप समझ सकते हैं कि बहुत ताकतवर ये जो है राजा बना है ना। यानी ऐसा माना जाता है कि ये पहला राजा है, पहला भारतीय राजा है जिसने एकराट की उपाधि ग्रहण की है, या जिसको एकराट बोला जाता है। एकराट की उपाधि है ना, पहला जो है फर्स्ट भारतीय शासक है ना। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, ये भी सवाल पूछ लेता है। वो इसलिए माना जाता है, एक तो संस्थापक को पता है महापद्मा, क्योंकि इनके पास जो है सेना बहुत बड़ी सेना थी है ना। और बहुत सेना का मतलब है कि बहुत बड़ी सेना। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 लाख सेना थी, 2 लाख पैदल सेना, फिर कुछ हाथी, 20,000 हाथी, 20,000 घोड़े, 6,000 हाथी है ना। तो इस टाइप से बहुत बड़ी सेना थी उस समय के टाइम में, बहुत सेना माना जाता है ना। ये चीज़ है। अभी तो भारत सरकार में कितनी सेना है, लगभग 20 लाख के आसपास है ना। तो आप समझ सकते हैं शायद इतना ही है, एग्जैक्टली नहीं है, आप गूगल भी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही सेना है ना। तो अभी के हिसाब से नहीं सोचना है, क्योंकि उस समय 2 लाख सेना का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेना माना जाता है। और मगध में तो माना जाता है कि 6 लाख से भी ज़्यादा सेना है ना। तो ये चीज़ है। इनको पुराण की अगर बात करेंगे तो पुराणों में इनको परशुराम भी बोला जाता था। परशुराम आपको पता है ना, बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं रामायण में है ना। ये जो महापद्मनंद है, इन्होंने एक आक्रमण किया है, वो है कलिंग पे। अगर ये सवाल पूछेगा, कलिंग का मतलब है उड़ीसा। अगर ये सवाल पूछे कि फर्स्ट बार कलिंग पर आक्रमण किसने किया है, तो आपको बताना है महापद्मनंद ने। सेकेंड बार किसने किया है, वो अशोक ने किया है ना। तो जब यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ से जो चीज़ें जीत के ले गया है ना, विजय भी प्राप्त किया है। और यहाँ जो समय राजा था उसका नाम है खारवेल। खारवेल राजा है। किसका राजा है खारवेल, कलिंग का, यानी उड़ीसा का राजा है खारवेल है ना। और जब इन्होंने जो जीता है, किसने जीता है, महापद्मनंद ने जीता है, विजय प्राप्त किया। और यहाँ से एक मूर्ति ले गया है, कहाँ से, उड़ीसा से। मूर्ति कहाँ ले गया, ऑब्वियसली बात है पटना ले गया, क्योंकि पटना ही राजधानी था है ना मगध का। और ये कौन सी मूर्ति है, इसको बोलते हैं जैन मूर्ति है।
जैन मूर्ति, और इनका नाम था जिनसेन। ये सवाल पूछेगा कि जिनसेन की मूर्ति है कलिंग से कौन ले गया? महापद्मनंद, है ना, इन्होंने जीता भी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है ना। और इसकी जानकारी अगर पूछेगा कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसने भी क्या करता था, खारवेल भी एक अभिलेख लिखता था, है ना। जैसे अशोक के टाइम में हम अभिलेख के बारे में बात करेंगे, तो वो एक अभिलेख है और खारवेल ही लिखता था, उसका नाम रखा है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा का मतलब ये होता है कि ये गुफा है, और ये गुफा जैसे मान लीजिए ये गुफा है, और ये गुफा में कि ये जो दीवार पर है उसमें लिख दिया है ना, इस टाइप से जो है जो चीज़ें लिख दिया, जैसे स्कूल में लिखा जाता है ना, 2 बच्चे ही अच्छे, इस टाइप से चीज़ें, है ना। तो वो सब चीज़ें जो है उसी में जो है हाथी गुफा से ही पता चला है कि जो फर्स्ट जो आक्रमण किया है कलिंग पर वो महापद्मनंद ने किया है, और जिससे जैन सेन की जो मूर्तियां हैं वो ले गया है। क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो इसलिए जैन की मूर्तियां ले गया है, क्योंकि खारवेल जो है वो जैन धर्म को ही मानता है ना, जैन धर्म। तो इसको हो सकता है चिढ़ाने के लिए इसलिए ले गया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें क्लियर है। ये है महापद्मनंद। अब महापद्मनंद के बाद जो है जो सबसे महत्वपूर्ण शासक बनता है वो है घनानंद। घनानंद, कौन सा नंद? वो है घनानंद या धनानंद, धनानंद, धनानंद या घनानंद, है ना, जो भी है। इसी समय जो है वो जो सिकंदर है, सिकंदर का नाम आप सुने होंगे, कहाँ से? मकदूनिया से। मकदूनिया, मकदूनिया कहाँ पड़ता है? यूरोप में, या बोल सकते हैं यूनान, या बोल सकते हैं ग्रीक। ग्रीक एक देश है, कहाँ? यूरोप में। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप कहाँ है, आपके पास मैप होना ज़रूरी है। आप देख लीजिए कि यूरोप कहाँ पे है। यूरोप में अगर नहीं है तो आप ग्रीक देख लीजिए, अगर आपको वहाँ भी नहीं पता चल रहा है तो आप गूगल करके मैप देख लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो सिकंदर उसी समय आपको पता है कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरा दुनिया को जीतना चाहता था, है ना। और उन्होंने आ भी गया था रावी नदी के तट पर जीतते हुए, है ना। और लेकिन यहाँ से क्या है, रावी नदी से वो बढ़ा नहीं। मान लीजिए ये रावी नदी है तो यहाँ से ये यहीं तक रह गया, रावी नदी से नहीं बढ़ा, क्योंकि रावी नदी से है वो कहा था घनानंद का जो है वो साम्राज्य शुरू होता था, तो नहीं बढ़ा। तो सवाल ये पूछता है कि जिस समय सिकंदर आक्रमण किया या जिस समय सिकंदर भारत आया था उस समय जो है वो मगध का राजा कौन था? तो है घनानंद। या ये पूछेगा कि सिकंदर का समकालीन मगध का राजा कौन था? तो है घनानंद, है ना। तो यानी जो सिकंदर है वो क्या है? वो है विदेशी है ना। यानी अभी मौर्य नहीं आया है। तो इसके बाद ही हम पढ़ेंगे, यानी कि हम इसके बाद पढ़ेंगे कि मौर्य से पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ है उसमें से सिकंदर के बारे में पढ़ना है, ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ना है। तो इसके बाद हम उसी टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, घनानंद को भी हराया पहले, है ना, क्योंकि यहाँ तो घनानंद हारता नहीं है ना, क्योंकि सेना में युद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि सिकंदर का सेना आगे ही नहीं बढ़ती है तो युद्ध होता नहीं है। तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाता है, तो घनानंद तो रहता ही है। तो घनानंद को किसने डिस्प्लेस किया है? तो किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हम आगे इस पर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य पर विदेशी आक्रमण जो हुआ है, ईरानी या यूनानी आक्रमण है, उसी में हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, है ना, कि कैसे ये शुरुआत किया, है ना, इसके बारे में। क्लियर है? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।